जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सीटेट की जो श्रृंखला चल रही हमारी, उसमें देखते हुए प्रश्न नंबर 27 से आज कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो इसमें से कौन सा खाली स्थान पर यहाँ पर भरा जाएगा कि प्राथमिक कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो जब विद्यालय आते हैं तो अपने जीवन में बहुत कुछ लेकर के आते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, अपनी और डैश अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो यहाँ से क्या भरा जाएगा? ये समस्या लेकर आते हैं, या भाषा लेकर आते हैं, या पाठ्य पुस्तकें लेकर आते हैं, या कमियां लेकर आते हैं? बताइए। प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, ठीक है, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है यही। देखो, सीटेट में अगर आप यही प्रश्न बार बार रिपीट करेंगे, याद करेंगे, तो बस वही रिपीट होते हैं, आपको बहुत अनुभव होगा। भाषा से स्तर में बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगला है, इसका व्याख्यान है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। आगे है प्रश्न नंबर 28, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? कि आप जब गृह कार्य बच्चों को देते हैं तो उसमें कौन सा कथन उचित है उसके बारे में। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बहुत बढ़िया बात। क्या गृह कार्य अभिभावक करवाएंगे बच्चों को, इसलिए व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। कि जो बच्चे की क्षमता है, उसका स्तर है, उसी अनुसार उसे गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। क्या जो कक्षा में आपने करवाया बस वही काम दिया, तो एक केवल बच्चे घर पर जाएंगे, उसी का केवल अभ्यास करेंगे, क्या यही? इसीलिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो कौन सा इसमें उचित ऑप्शन आपको लग रहा है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, बताएं। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसकी जो क्षमता है उसी अनुसार। अब बच्चे की क्षमता है कक्षा 2 में पढ़ रहा है, उसे कार्य जो गृह कार्य आप देते हो कक्षा 5 के स्तर का, तो वो कर पाएगा। या आपने जो भी कक्षाओं में अभ्यस्त कराया या जो उसका स्तर है छोटे या बड़े या लिखने का, और उससे कहो नहीं लिख के लाओ तुम पूरी इमला, तो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो उसकी जो क्षमता अनुसार है, उसका स्तर है, उसी अनुसार के गृह कार्य दिया जाना चाहिए। व्याख्यान है कि गृह कार्य बच्चे की क्षमता अनुसार, उसके स्तर के अनुसार ही दिया जाना उचित होता है, अन्यथा बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावित होती है। अगर उसकी क्षमता के अनुसार जाना गृह कार्य टप दे दिया जाएगा तो बच्चे का जो अनुभव है वो दबता नजर आएगा। प्रश्न नंबर 29 है, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? ऑप्शन अनुसार अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, सिलेट होते हैं। कि बच्चे पूरी जिस प्रकार से कोरी सिलेट होती है उसी प्रकार से बच्चे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? जो आपके अनुसार आपको सही लगता है बस वही चुने, हमारी मत माने, जो आपको सही लगता है। कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या क्या सीख लेते हैं, क्या क्या जानते हैं, उस अनुसार में बताना है। कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक, जो उसके व्यवहार में कुशलता के साथ आते हैं। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। कि जो उनके व्यवहारिक बारे में जो चीज़ सीखते हैं तो वो अपनी कुशलता के साथ विद्यालय में प्रवेश करते हैं। व्याख्यान आप देखते चलें, जिससे आपको और प्रश्न इसी से बन सकते हैं, उनको भी आप सोल्व कर सकेंगे। प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोलचाल, बिल्कुल बच्चा बोलता है, हाव भाव तथा कार्य व्यवहार इत्यादि जो भी सामाजिक सदाचार नैतिकता के नियम हैं उसमें बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं। प्रश्न नंबर 30 है,
मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मदिरा ऑप्शन है, मदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। ऑप्शन नंबर बी है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन नंबर सी है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती। ऑप्शन नंबर डी है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आम पुल्लिंग होता, उसी अनुसार उसने क्रिया भी लगाई है। मैं थक गई है, मैं के अनुसार उसने थक गई है, तो वो लिंग भी जानती है और सर्वनाम का उसे प्रयोग किया है अच्छी तरीके से। तो उसमें ऑप्शन कौन सा होगा, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अति उत्तम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। ये कोई शब्द लिखा है और उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका आप अपनाएंगे। वाक्य प्रयोग कर देंगे या व्याख्यान करेंगे या भ्रमण करेंगे या चित्र निर्माण करेंगे, क्या काम करेंगे आप। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। जो सबसे अधिक उपयुक्त हो वो बताना है। यूपी टेट का पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाक्य प्रयोग कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार से उसमें अर्थ करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 होगा। प्रश्न नंबर 32 है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। आप कक्षा 1 और 2 स्तर में पढ़ा रहे हैं या बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, तो किस प्रकार की कहानी का चयन करेंगे जो बच्चों को अच्छी और रोमांटिक लगे। ऑप्शन है, जो बहुत छोटी हो, क्या आप इस प्रकार की करेंगे, या जिसमें बहुत सारे पात्र हों, क्या ये कहानी आप चुनेंगे, या जिसमें दो ही पात्र हों। ऑप्शन नंबर डी कहता है, जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो आप ही समझ गए होंगे एकदम। जहाँ पर चित्रात्मक होगी, चित्र के माध्यम से अगर बच्चों को समझाया जाएगा जो कक्षा 1 और 2 के हैं, तो वो ऑटोमेटिक अपनी तरफ समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर कोई चित्र बनाया है, इधर से कोई चित्र बना है, घटना पढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं इस प्रकार की कहानी कि इस प्रकार का मनुष्य था। ये तो दिखाई दे रहे हैं कि उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 टांगे हैं, इसने ये कार्य किया था, इसने ये काम किया। तो उस प्रकार से बच्चे कक्षा 1 2 के वो अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ जाएंगे। क्या उल्लू बन गया था आगे। ठीक है, तो इसके व्याख्यान है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए कहानी का चयन करने हेतु आवश्यक कि शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन शैली चित्रात्मक हो, ताकि बड़ी आसानी से यह रुचिकर ढंग से कहानी के तत्व को समझ सकें। प्रश्न नंबर 33 है, प्रश्न नंबर 33 है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 33 कि बच्चों के अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना। कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, जहाँ पर अवसर प्रदान करने की बात आ जाए, आपको कुछ भी नहीं देखना है और यूँ कर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। सीटेट क्वालिफाई करना बच्चों का खेल है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई हुआ नहीं है। सीटेट नहीं पास कर पाएंगे, केवल आप घबराते रहते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी है, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। प्रश्न नंबर 34 लो, अब तो आपको लगाना ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, सारे गलत हो गए। जहाँ अवसर मिल जाए बस आप उसे अवसर दो।
अब सब लोग अफसर की तो ही आकांक्षा करते हैं, भर्ती निकले अफसर मिले हम जवानी ले लें, बस यही बातें हैं। सीटेट में कुछ भी नहीं है। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे क्या करेंगे कि प्रश्न नंबर 35 का आंसर करेंगे। बताइए क्या उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो भी स्थितियां हों उनमें अपने जो भाषा उन्होंने अनुभव किया है सीखा है उसका अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर सकें। प्रश्न नंबर 36 प्रश्न पढ़ लीजिए, इसके ऑप्शन आगे मिलेंगे। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न पढ़ो अच्छी तरीके। कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है आपको वो ढूंढना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, देखिए। पहला ऑप्शन है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। क्या ये बातें हैं? बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए आपको ये पता चल रहा होगा, सब में त्रुटियां लिखा है लेकिन एक में स्थायी त्रुटियां लिखा। ये अच्छा, तुम आप सीख रहे हो भाषा और हमेशा सीखते रहोगे तो वह आपकी त्रुटियां हमेशा बनी रहेंगी, ऐसा नहीं होगा, सुधार होगा। आपने आज कोई शब्द सीखा है, आज आपने कोई शब्द सीखा है, हो सकता है उस शब्द को इस प्रकार से लिखना होगा, आपने ये वाला सा बना दिया हो, ये वाला सा बना दिया हो, तो आप शब्द लिखे कई बार लिखेंगे तो क्या आप हमेशा ऐसा ही लिखेंगे? ऐसा नहीं सीख पाएंगे। या हो सकता है आप इसमें इस प्रकार से लिखते हो, पूरा बा बना देते हो तो आपका हमेशा ऐसा ही लिखेंगे। जब बार बार आपको बताया जाए कि शब्द ऐसा लिखा जा रहा है तो ये त्रुटियां स्थायी हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। भाषा में सीखने वाली जो त्रुटियां होती हैं वो अस्थायी होती हैं। ठीक है, तीन ऑप्शन सही थे, सी वाला ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 37 है पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों का रचनात्मक विकास। बताइए पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा का समेकित करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? प्रश्न नंबर 37 का आंसर, उचित आंसर ढूंढें। तो बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना ये कला का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, उद्देश्य नहीं है तो यही उद्देश्य नहीं है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना क्या कला ही से होगा? वैसे भी तो हो जाएगा, लिखते रहेंगे बच्चे सीख जाएंगे, और चीज़ें हैं तो कला से ही लाना होगा, ये नहीं है। इसकी व्याख्यान जरूर आपको पढ़ाएंगे, पढ़िए। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समृद्ध करने का उद्देश्य बच्चों के लेखन कार्य में परिपक्वता लाना नहीं है, अपितु भाषा के उच्चारण पर उनकी विशेष निगरानी करना होता है, इसलिए उन्हें लेखन सम्मिलित करना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। बच्चे ने अभी पूर्णतया नहीं सीखी है। बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। मानक स्वरूप लिए होती है, कौन सी होती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि यह घर की जो भाषा होती है वो बच्चों की भाषीय पूंजी होती है। बिल्कुल ठीक है, कैसी होती है? भाषीय पूंजी। उसने यहीं से भाषा सीखना स्टार्ट किया है तो इसलिए उस पूंजी को जरूर कायम रखना चाहिए।
और हर किसी को पूंजी बनाए रखना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना आवश्यक है, इसलिए क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। बच्चे का बहुतायत समय अपने ही परिवार के बीच व्यतीत होता है और वह उसके लिए सहज ग्रहण बन जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। बताइए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर आप करें कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। बताइए। तो जहां पर प्रोत्साहित शब्द दिया देखो, देख लीजिए, और जहां मिल गया आप ऑप्शन ठोक दीजिए। अवसर देना, प्रोत्साहित करना, बच्चों को ध्यान रखना, इन चीज़ों को जहां पर ऐसे शब्द मिले आप तुरंत ठोक दीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 है कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। क्या है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। संदर्भ में व्याकरण और शैक्षिक निहितार्थ है। 40 का आंसर करें कि व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, या ऐसा होता है, या व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी, जो व्याकरण है वो पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहीं सिद्ध होती है। कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। प्रश्न नंबर 41, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। किससे होती है। कहानी कहने के तरीके द्वारा, या कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी, या कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो कहानी की मिलने वाली सीख द्वारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा है। डी सही है। तो ये बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा सिद्ध होती है। अवधारणाओं कंसेप्ट के नियम निर्माण में कहानियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानियों द्वारा ही बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। प्रश्न नंबर 42, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, ऑप्शन नंबर ए है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ऑप्शन नंबर बी है लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। ऑप्शन नंबर सी है अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। ऑप्शन नंबर डी है नियमित रूप से किया जा रहा हो। बताइए। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, प्रश्न नंबर 42 का आंसर, अवलोकन क्या होता है। यदि अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ठीक है।
अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। लड़के लड़कियों का अलग अलग अवलोकन लैंगिक वैषम्य स्थापित करेगा। औपचारिक अवलोकन का कोई महत्व नहीं होता तथा नियमित अवलोकन में समयांतराल की संभावना होने के कारण दोषपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 43। सौरभ किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। आप उसे क्या करेंगे? ऐसे शब्दों को विकल्प ढूंढ कर देंगी। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। बिल्कुल बात सही है। जिस शब्द का वो बोलने में कठिनाई अनुभव करती है उसी वर्ड को बार बार उच्चारण करवाइए तो एक बार वो ऑटोमेटिक उसका उच्चारण सही आने लगेगा। ठीक है, इसका व्याख्यान है कि उच्चारण संबंधी दोष के निवारण हेतु तेज ध्वनि के साथ अधिकतम अभ्यास आवश्यक होता है। यदि आप कोई चीज़ गलत पढ़ते हैं तो उसका दोष जो दूर करने के लिए बच्चे से तेज ध्वनि में अधिकतम अभ्यास करवाएं। अतः स्वरूप ऐसे शब्द विशेष जिसमें ता की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई हो का बार बार उच्चारण करवाएंगे। अभ्यास की किसी भी अधिगम में सर्वाधिक प्रभावी भूमिका होती है। कोई भी आप अभ्यास करेंगे तो बार बार अभ्यास करने से बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। ऐसा नहीं अभ्यास करने से कोई चीज़ सुधर नहीं, सारी चीज़ें आप कुछ ना जानते हो, कितनी गलती होती हो और बार बार अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित ही उस वहाँ पर कामयाब हो जाएंगे और आपकी वो गलतियाँ अलग हो जाएंगी और आप वहाँ पर निपुण हो जाएंगे। ठीक है, अगर अभ्यास किया जाए तो बहुत कुछ होता है। धुआं पड़ा होगा किरसरी आवत जात से सिर पर पड़ निशान। अगर बार बार अभ्यास किए गए तो पत्थर पर भी जब निशान पड़ सकते हैं तो ये तो बुद्धि है। आप करिए अभ्यास बार बार, निश्चित ही अब की बार आप सभी का सीटेट क्लियर होगा। विश्वास रखिए, आस रखिए, निश्चित ही जो पहली बार भी दे रहे हैं उनका भी सीटेट क्लियर होगा और अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। केवल अपने अंदर एक जुनून रखिए, आस रखिए कि हम सफल जरूर होंगे। जब सफल के लिए पढ़ते हैं तो सफल निश्चित ही होंगे और असफल हो जाने पर भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि असफलता से ही सफलता की ताला खुलता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।